Study Morning presents. This is for class 8. History chapter number 4, Tribal Decus and the Vision of Golden Age. इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पेपर से पहले इन क्वेश्चन आंसर्स को याद भी हो जाए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। इसी चैप्टर का जो क्लास नोट्स और एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो में पहले ही दे चुकी हूँ, तो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स क्या है आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम्स क्या थे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के अंडर द ब्रिटिश रूल। द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फोर्स टू टेक अप सेटल्ड कल्टिवेशंस। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को जो है ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे कि वो सेटल्ड हो जाए। बाय टाइप ऑफ लैंड एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर मीन दे कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ। हर जगह का लैंड एक जैसा नहीं है, एग्रीकल्चर हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। टाइप ऑफ लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये सब कुछ मिलाकर के वो इनफ जो है ग्रो नहीं कर पाते थे कि वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके और ब्रिटिशर्स को भी टैक्स दे सके। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को जो है ये फोर्स करना कि वो सटल कल्टिवेशन बन जाए, इसके पीछे का ब्रिटिशर्स का एक ही मात्रा जो है वो बेनिफिट था, वो है टैक्स। Many of them had to move on to other area in search of work when access to the forest was restricted। और इसी तरीके से जब वो फॉरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस, फॉरेस्ट लॉ से जो है फॉरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने डालने लगे, तो तब यहाँ के लोग जो है ट्राइबल पीपल जो है इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। क्या करेंगे बेचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। अभी तक तो हमने शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के बारे में पढ़ा था। अब ट्राइबल की जो चीफ है, लीडर है, उनके साथ भी क्या प्रॉब्लम आ रही थी। द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली अंडर द ब्रिटिश रूल। इनके पावर्स में भी चेंजेस आए क्योंकि ये पपेट रूलर बन के रह गए। पहले इनके ऊपर कोई भी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता था, ये जो भी डिसीजंस लेंगे वही फाइनल होगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब इन लोगों को, ये जो ट्राइबल लीडर्स हैं, इनको भी ब्रिटिशर्स के कहने पे जो है इशारों पे नाचना पड़ रहा है और साथ ही साथ इनको भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। इनका जो पावर है, एक राजा जो है हम क्यों बनना चाहते हैं बेसिकली, ताकि हमारे पास अनलिमिटेड पावर हो। वो पावर ही ब्रिटिशर्स के पास है तो काहे का राजा। इस तरीके से ट्राइबल चीफ्स यानी कि ट्राइबल्स के जो लीडर्स हैं उनको भी इन्होंने, उनके पावर को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। They lost much of their administrative power. They were forced to follow the law made by the British. They had to pay tribute to the British. They were expected to discipline their people on the behalf of British government. However, they were allowed to keep their land title over a cluster of village and could rent out land. Thus, the authority of the tribal chiefs significantly reduced under the colonial rule. जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। और एक और चीज़, आप कंफ्यूज मत होना कि कॉपी का आंसर जो है वो छोटा है और यहाँ का आंसर बड़ा है। तो जो भी आपको कंपैरेटिवली जो भी आपको जो है वो शॉर्ट लगे आप उनको कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए बस। व्हाट अकाउंट फ्रॉम द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द डिकूज। इसमें जो है मनी लेंडर, ट्रेडर, इविल आउटसाइडर्स यानी कि ब्रिटिशर्स, इन सभी का नाम यहाँ पे लिखना होगा। अब ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बड़ा भी है और एज कंपेरेटिवली दूसरे क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट भी है। व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ द गोल्डन एज। बिरसा क्या सोचता था, उसके लिए जो है गोल्डन एज का मतलब क्या है, ठीक है। एंड व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। मतलब ये क्या अपील क्या करता है उन लोगों के लिए जो उस रीजन में रहते हैं। ट्राइबल जो सरदार है, जो गोल्डन एज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके लिए है कि व्हेन द मुंडास, जब मुंडास जो है यानी कि ट्राइबल ग्रुप, ये जो है इनका मुंडा कम्युनिटी का नाम है, जैसे दूसरे ट्राइबल कम्युनिटी का नाम सांथाल्स, अहोम्स होते हैं, उसी तरीके से इनके जो है कम्युनिटी का नाम है मुंडास। तो ये जो है जितने भी डिकूज़ है यानी कि आउटसाइडर है, ब्रिटिशर्स है, एनिमीज़ है, मनी लेंडर्स हैं, उन सभी के जो है आज़ाद होना चाहते हैं, उन सभी के क्या कहते हैं उसे,
राज्यकाल से। देयर विजन ऑफ अ टाइम व्हेन द एंसेस्टर्स, ये चाहते थे कि जैसे इनके पूर्वज जब थे और जैसे जीते थे वैसे ही उनको फिर से मिल जाए। इनका जो विजुअलाइजेशन था वो था कि जिस तरीके से इनके एंसेस्टर्स रहते थे तो वैसा ही इनको भी वैसा ही एक समय फिर से वापस आ जाए, जब ये अपने परिवार के साथ जो है जंगलों में आराम से जो है फ्रीली घूमते थे, रहते थे, जिस तरीके से रहते थे अपने आज़ादी को कंट्रोल करते हुए, उस तरीके से इनको फिर से मिल जाए। यही इनका गोल्डन एज था। एवरीवन, सभी लोग जो है इस रूल से जो है, ऑप्रेसिव का मतलब होता है अनजस्टिस फॉर्म ऑफ रूल, इस चीज़ से सभी लोग फ्रीडम चाहते थे और इसके साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि अपने कम्युनिटी के प्रति इनका गर्व हो। द विजन ऑफ द गोल्डन एज वॉज लाइक अ ड्रीम, ये जो गोल्डन एज था एक उनके लिए एक सपना था। तो यही था अपील उन लोगों के लिए कि भाई हमें आज़ादी मिले इन सभी के सभी जो ऑप्रेसिव नेचर के जो लोग हम पे रूल कर रहे हैं पहले। क्योंकि एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्राइबल पीपल है उनका सब कुछ ही उनका फॉरेस्ट है। अगर आप उनसे फॉरेस्ट ही छीन लोगे, अगर एक बार आप अपने दिल पे हाथ रख करके देखिए कि आपके जो है आप सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, है ना, कोई अगर आपको अचानक से जंगल में छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, जंगल में छोड़ के आ जाए, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। बिना फ़ोन, बिना किसी गैजेट, बिना किसी यूटेंसिल्स, बिना किसी कपड़े वगैरह के, तो आपको वहाँ पे सरवाइव करना, बिना पानी के आप कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है, आपको एक एक स्टेप सोचना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, आपको कितना कुछ मशक्क़त करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वहाँ पे ट्राइबल पीपल का भी आपको डर होगा, जंगली जानवरों का भी वहाँ पे डर होगा, है ना। वहाँ पे तो ऐसे कंडीशन में वेदर भी आपका साथ नहीं देता, है ना। कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी कठिनाइयाँ आपको होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्लांट्स का कौन सा हिस्सा जो है रूट खाना है, क्या खाना है, कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा जो है हर्ब्स है ना, कितना कुछ होता है। उसी तरीके से ये जो ट्राइबल पीपल जब हमारे सिटी में आए, हमारे दुनिया में जब ये लोग आए, तब इनके लिए भी काफ़ी सारा चुनौतियों भरा रहा होगा फिर से लाइफ को सेटल करना, वो भी क्या, जंगल के बिना। जो जंगल इनका सब कुछ था, उन सभी चीज़ों को छोड़ करके आना इनके लिए भी इतना इजी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इनमें से कॉपी के आंसर और इस वीडियो के आंसर्स में से जो भी आंसर आपको कंपैरेटिवली शॉर्ट लगेंगे उसको आप कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स बोथ शुड बी क्लियर। ओके, बस ख़त्म हो गया। इतने छोटा सा ही तो 3-4 क्वेश्चंस थे जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो है रह जाती है समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि मैम मुझे इस वर्ड में दिक्कत हुई है, यहाँ पे दिक्कत हुई है। तो बार बार मैं बोल रही हूँ कि जो भी आंसर्स आपको जो कॉपी में लिखवाया गया है और जो यहाँ पे जो दिया गया है, दोनों में से जो भी आपको शॉर्ट लगेंगे आप उनको कर सकती है। दोनों आंसर्स ही मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, अब आप एक एक करके चैप्टर्स को याद करते रहिए। मेरे अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियोस बनाने का मोटिव ही ये है कि आप अभी से जो है क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना शुरू कर दें। एकदम भी आखिर के लिए ना रुके कि जब पेपर जो है 1 हफ्ता बचेगा या 1 दिन बचेगा तभी जा कर के पढ़ेंगे। ऐसे करने से इस ज़माने में तो अभी कुछ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ओके, क्लास 8, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेक केयर।